हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस एंड सी इज कैपेसिटेंस, दैट इज एलसीआर सर्किट की हम यहाँ बात करेंगे। तो ये हमारे पास में कोई सर्किट है जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं। रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है आर, और ये क्या इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल, एंड दिस इज कैपेसिटर having capacitance C. These are connected in series. So it is known as RLC or LCR series circuit. Right? Now we know that a pure resistor, यदि हम किसी प्योर रेजिस्टर या प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, सपोज दिस इज ए प्योर रेजिस्टर, राइट। नाउ दिस प्योर रेजिस्टर डज नॉट एक्ट ओनली एज ए रेजिस्टर, it has some inductance also। कैसे? जब इसमें से हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, देर विल बी सम मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो इट विल हैव सम इंडक्टेंस आल्सो। इट मीन्स यदि एक रजिस्टर हमारे पास में है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी होता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में कोई इंडक्टर है, राइट, व्हेन करंट इज पास्ड, तो ये इंडक्टर है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, साथ में क्या होगा, देर विल बी सम रेजिस्टेंस, और इसकी ये जो नेबरिंग टर्न्स हैं, सपोज दिस इज वन टर्न, दिस इज अनदर टर्न, और ये टर्न दिस टर्न्स बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। इसका मतलब ये इंडक्टर इट हैज सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, इट हैज सम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब ये भी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यदि हमारे पास में इंडक्टर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होगा। इसी प्रकार से कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके अलावा इसके बीच प्लेट्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसके कारण से किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस। और इसकी जो कनेक्टिंग केबल्स हैं, कनेक्टिंग लीड्स हैं, इनके कारण से किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए इंडक्टर। सो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में प्योर रेजिस्टर है तो उसके अंदर भी सारे इफेक्ट हैं, कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कुछ ना कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, बट दे आर वेरी स्मॉल। सो हमने यहाँ पर तीनों कंपोनेंट ले रखे हैं। नाउ देखो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एंड दिस इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ये तीनों सीरीज में, वी नो दैट इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। सो हम मान लेते हैं कि लेट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इज अल्टरनेटिंग करंट। जो यहाँ पर हमने इस सोर्स से जो करंट अप्लाई किया है वो क्या मान लेता हूँ मैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इज अल्टरनेटिंग करंट। नाउ देखो, इफ यू रिप्रेजेंट करंट, सपोज दिस इंडिकेट्स द करंट, राइट। नाउ तीनों सीरीज में, तो हमें ये पता है कि सीरीज में तीनों में करंट, चाहे हम करंट के मैग्नीट्यूड की बात करें या करंट के फेज की बात करें, करंट रिमेन्स सेम इन एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज। तीनों में करंट सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड में भी और फेज में भी, राइट। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, राइट। तीनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगा और सेम एम्पलीट्यूड सेम फेज, मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहा है तो सेम वे में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो भी सेम वे में डिक्रीज होगा। इनके लिए, तीनों के लिए करंट को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। नाउ यदि हम वोल्टेज की बात करें कि व्हाट विल बी द वोल्टेज इन द रेजिस्टर, सो वोल्टेज इन द रेजिस्टर, सपोज वी आर इज वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर, एंड इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम क्या मान लेते हैं, वी एल। कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मान लेता हूँ मैं VC। अब हम तीनों को पहले स्टडी कर चुके हैं, रेजिस्टर को भी, इंडक्टर को भी और कैपेसिटर को भी। वी नो दैट रेजिस्टर में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टर में वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द रेजिस्टर, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ बात करते हैं इंडक्टर में। इंडक्टर में वी नो दैट देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2,
बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, राइट। तो यहाँ आप याद कीजिए कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का। सो हम वहाँ पर हमने क्या प्रूव किया था कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट पीछे होता है वोल्टेज से, या यूँ कहते हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाई π/2। सो यदि यहाँ पर हम इस वोल्टेज VL की बात करें, ये करंट है, सो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इंडक्टर में वो करंट से कितने आगे होगा, π/2। देन सपोज दिस रिप्रेजेंट्स VL। इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, वोल्टेज पीछे होता है। अगर मैं ये कह दूँ सपोज दिस इज I, देन VC इज वोल्टेज ड्रॉप इन द कैपेसिटर, और ये करंट से कितना पीछे होता है, π/2, राइट। सो हम ये कह दें कि जो हमारे पास में रजिस्टर में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया, VR, इंडक्टर में VL, और कैपेसिटर में क्या आ गया, VC। टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया दैट विल बी इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, राइट। अब हम इनको तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए फेजर डायग्राम की हेल्प लेते हैं। मान लेते हैं हम कि लेट VR इज मैक्सिमम वोल्टेज इन रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट गुणा रेजिस्टेंस। यदि इसको हम एज ए फेजर वेक्टर के रूप में लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर VR इज इक्वल टू I0R। वैसे हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों स्केलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इनके ऊपर वेक्टर लगा रखा है क्योंकि इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर वेक्टर, वहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इनको यहाँ इनके ऊपर हमने क्या लगाया, यहाँ वेक्टर लगाया है। सो दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज इन द रजिस्टर, राइट। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको हमने नाम दे दिया VL, और ये किसके बराबर होगा, I0XL। R के इक्वलेंट क्या है, XL। जैसे रजिस्टर में क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, इसी प्रकार से इंडक्टर में क्या होगा, V इज इक्वल टू IXL। इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है, XL नाम दे रखा है। सो इसके अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू I0XL। इसी प्रकार से कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू I0XC, राइट। दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इन द कैपेसिटर। अब हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तीनों में जो करंट है, करंट के लिए फेजर क्या होगा, सेम, क्योंकि तीनों के लिए हमने तीनों कंपोनेंट किस में जोड़ रखे हैं, सीरीज में। सो करंट के लिए फेजर हम क्या करते हैं, पहले करंट के लिए फेजर ले लेते हैं। सपोज दिस इज द करंट फेजर इज रिप्रेजेंटेड अलोंग OX। इस डायरेक्शन में हम करंट के लिए जो फेजर है इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दिस रिप्रेजेंट्स I0, ये जो डायरेक्शन है OX के अलोंग हमने करंट के लिए फेजर रिप्रेजेंट कर दिया। OX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट फेजर को, राइट। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ आ जाओ इंडक्टर में। इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करता है, कितने से लीड कर रहा है, π/2 से। सपोज दिस इज VL, I0XL, तो करंट से कितना आगे, π/2। यदि हम वोल्टेज इन द इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देन यहाँ से π/2 पे क्या होगा हमारे पास में, सपोज ये जो हमारा फेजर है वेक्टर OB, सपोज दिस OB रिप्रेजेंट्स, ये कह दें कि वेक्टर OB रिप्रेजेंट्स VL। ये जो हमारा VL है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फेजर OB। तो करंट से कितना आगे आ गया है, π/2, राइट। वी कैन से दैट दिस VL लीड्स द करंट by phase difference of
π/2, राइट, और 90 डिग्री कह दें या π/2। इन द सेम वे क्या बचा हमारे पास में, VC वोल्टेज इन द कैपेसिटर, और वोल्टेज इन द कैपेसिटर वो क्या होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होता है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सपोज VC को हम ले लेते हैं इधर, सपोज इसको हम नाम दे दिया OB, और दिस OC रिप्रेजेंट्स, लेट वेक्टर OC रिप्रेजेंट्स VC, दैट इज वोल्टेज इन द कैपेसिटर। सो ये मान लेता हूँ यहाँ तक, ये हमारे पास में क्या आ गया, VC, राइट, दिस इज VL। अब रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है VR की यदि हम बात करें, दिस इज VR, एंड सपोज दिस OA, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो OA है, सपोज दिस OA रिप्रेजेंट्स VR, हम ये मान लेते हैं कि ये OA इस VR को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर VR। तो हमारे पास में इन तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके लिए फेजर डायग्राम ये आ गया, दिस इज VR, OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VR को, OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VL को, और OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OC को। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर पहले हम VL और VC को सोल्व करते हैं, VL इज अपवर्ड, VC इज डाउनवर्ड, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई का हो गया, राइट, दिस इज π/2। सो हम ये कहते हैं कि VL और VC के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का हुआ, π/2 का, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इन दोनों से जो नेट वोल्टेज आ जाएगा, इन दोनों का नेट वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो क्या होगा, इस लेंथ VL में ये जो VC है इसको माइनस कर देंगे। यदि हम ये मान लेते हैं कि VC इज ग्रेटर देन VL, तो दोनों का नेट क्या बचेगा, VC में से VL को माइनस कर देंगे। हम मान लेते हैं सपोज VL इज ग्रेटर देन VC, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ कि सपोज VL इज ग्रेटर देन VC, तो इन दोनों का नेट रिएक्टिव वोल्टेज क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू VL माइनस VC, राइट, ये टोटल VL है, इसमें से VC माइनस कर देते हैं, सपोज ये रह गया हमारे पास में, दिस इज इक्वल टू OD, राइट, ये बच गया हमारे पास में OD, देन दिस OD रिप्रेजेंट्स VL माइनस VC, इतना जो बच गया, टोटल क्या है VL, ये VC है, इस पूरे में से हमने ये VC माइनस कर दिया, ये रह गया हमारे पास में VL माइनस VC, दिस इज। अब हमारे पास में देखो, अब हमारे पास में केवल दो वेक्टर रह गए, एक तो रह गया वेक्टर OA और एक रह गया वेक्टर OD। इन दोनों का तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, VL और VC का रिजल्टेंट ये आ गया। अब एक वेक्टर ये रह गया, एक वेक्टर ये रह गया। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से यदि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प लेते हैं, सो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर ली। सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम OAED, ये पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास में OAED, एंड वी नो दैट डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल गिव द रिजल्टेंट वोल्टेज। इसका जो डायगोनल आएगा वो क्या बताएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट वोल्टेज। देखो हमारे पास में तीनों वोल्टेज क्या कहते हैं, VR, VL और VC। वी कैन से दैट इन तीनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा दैट इज E नोट। यदि मैं बात करता हूँ वेक्टर E नोट मैक्सिमम वोल्टेज, तो किसके बराबर होगा, वेक्टर VR प्लस वेक्टर VL प्लस वेक्टर VC। सो दिस OE, we can say that now OE represents maximum voltage that is equal to E नोट। इन तीनों का जो वेक्टर सम आ गया उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वोल्टेज। ये आ जाएगा हमारे पास में रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड दिस इज वेक्टर
ई नोट, यदि हम इसको वेक्टर ई नोट नाम दे देते हैं तो इन तीनों का वेक्टर सम करने के बाद में, तीनों को ऐड करने के बाद में क्या है हमारे पास में ई नोट, दिस इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज थ्री वोल्टेज। सो अब देखो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया है दिस लीड्स द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई। यहाँ पर जो फेज बना है वो कितना बन गया, सपोज दिस एंगल इज फाई, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ फाई। सो इट इज क्लियर दैट दिस रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई। क्या मान के, यदि हम ये मान लेते हैं कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगा वो क्या आ गया, इट लीड्स द करंट बाय दिस एंगल, और इस एंगल को हमने नाम क्या दिया है, फाई नाम दिया है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई। सो व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो यहाँ से हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फॉर्म को क्या निकाल सकते हैं, वी कैन राइट ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, राइट, प्लस फाई, राइट, कि वोल्टेज जो है वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई। सो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। हम यहाँ पर पहले करंट की फॉर्म मान के चले थे और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फॉर्म, और रिजल्ट क्या आया कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट से लीड करती है फेज डिफरेंस फाई से। देखो यदि हम ये जो हमारी ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल को हम सेपरेटली यहाँ रिप्रेजेंट कर दें, देन दिस इज वी आर को हमने यहाँ ले लिया, दिस इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी, इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या आया हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज ई नोट, राइट। नाउ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ला या ट्राइंगल ला, आपको जो भी आपको उचित लगे, कोई सा भी ला यूज करके आप ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इसको हम निकाल सकते हैं। आप याद कीजिए हमने पढ़ा हुआ है, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पर देखो आर है ना, आर तो किसके इक्वलेंट है, ई नोट के, राइट। ए किसके बराबर है, वी आर के बराबर, और बी किसके बराबर होगा, वी एल माइनस वी सी के बराबर होगा, राइट। सो इफ यू फाइंड ई नोट, यहाँ से आर की जगह हम ई नोट निकालेंगे, देन वी कैन राइट इट एज, तब इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ई नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हमारा क्या है, वी आर, एंड वी नो दैट वी आर इज इक्वल टू क्या था, आई नोट आर। सो ए स्क्वेयर की जगह हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई नोट आर का स्क्वेयर प्लस जो हमारे पास में क्या है, बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो बी है ये बचा हमारे पास में वी एल माइनस वी सी, और वी एल माइनस वी सी को हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी सारे का स्क्वेयर, राइट। प्लस में क्या होगा, प्लस में 2ab कोस थीटा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है। यहाँ पर यदि हम वी आर और वी एल माइनस वी सी के बीच में एंगल लेंगे, इट विल बी इक्वल टू 90 एंड कोस 90 इज 0। सो ये जो टर्म है इट विल बी 0, सो देयर इज नो नीड टू राइट। सो हमारे पास में ई नोट आ जाएगा, ई नोट का स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इन दोनों में से आई नोट कॉमन ले लेंगे, तो आई नोट का स्क्वेयर यहाँ क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, राइट। इसको हम यहाँ ऊपर ले आते हैं, ई नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू, इन दोनों में आई नोट स्क्वेयर कॉमन है और यहाँ रह जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ये बच गया हमारे पास में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, राइट। और स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे, सारे का स्क्वेयर रूट हो जाएगा, क्या बचेगा, ई नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल
माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। ये बच जाएगा हमारे पास में जो नेट बचेगा। और ये कह दें कि ई नोट अपॉन, और ये कह दें कि ई नोट इज इक्वल टू आई नोट। जब स्क्वायर को इधर लेके आए तो इस सारे का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और जो आई नोट का स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया। सो हमारे पास में क्या बचेगा, ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। नाउ दिस ई नोट अपॉन आई नोट, व्हाट इज दिस? ई नोट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, एंड आई नोट क्या है, मैक्सिमम करंट। एंड वी नो दैट वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस या पोजीशन टू करंट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों मिलकर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों मिलकर, तीनों का जो नेट वोल्टेज क्या आया था हमारे पास में, ई नोट। सो इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम मैक्सिमम करंट से भाग कर देंगे, तो ये क्या होगा, इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, या यूँ कहते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दीज थ्री कंपोनेंट, इन तीनों ने मिलके जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो किया है उसको हम कहते हैं जेड। सो हमारे पास में एक जो नई टर्म आ गई वो क्या आ गई, जेड। एंड दिस जेड इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एंड दिस जेड इज नोन एज impedance, this is known as impedance of RLC circuit। ये जो हमने RLC सर्किट लिया था इसका impedance। now what is this impedance? impedance is maximum opposition to current, right, offered by these three component। तीनों ने मिलके करंट को जो रेजिस्टेंस शो किया है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो किया है, मैक्सिमम अपोजिशन शो किया है, उस मैक्सिमम अपोजिशन का नाम क्या है, इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। सो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट अपॉन आई नोट, दिस इज मैक्सिमम इम्पीडेंस। किसी भी टाइम पे हमें इम्पीडेंस निकालना है तो वी कैन फाइंड जेड इज इक्वल टू ई अपॉन आई, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बट इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इम्पीडेंस। ई नोट अपॉन आई नोट क्या होगा, मैक्सिमम अपोजिशन। सो इसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, राइट। ये तो आ गया हमारे पास में इम्पीडेंस। अब क्या रह गया, we have to find the value of phase difference phi। ये phase difference कितना होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। so to find the value of phase difference we can use cos phi, tangent phi, दोनों में से कोई सी किसी भी ट्राइंगल से हम क्या ले सकते हैं, tangent phi या cos phi की वैल्यू यूज करके we can find the value of this phase difference phi। हम ये ट्राइंगल ले लें या फिर ये ट्राइंगल ले लें, किसी भी एक ट्राइंगल में we have to find the value of phase difference between current and voltage, phase difference between current I and E। so it is clear that there is phase difference of phi, voltage leads the current by phi। now what will be the value of phi, tangent phi। इस ट्राइंगल में यदि हम tangent phi निकाल लेते हैं then tangent phi will be equal to VL माइनस VC अपॉन VR, राइट। और we can write it as VL की जगह यदि हम I नोट XL, VC की जगह I नोट XC और VR की जगह I नोट R पुट कर देते हैं, देन टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC upon R। This is the value of phase difference between current and voltage। ये आ जाएगा हमारे पास में tangent phi। From this we can find the value of phase difference। जैसे हम यहाँ पर इसके स्पेशल केस लेते हैं, if we assume that VL is equal to VC, यदि हम यहाँ पर VL को VC के बराबर मान लेते हैं, इट मीन्स जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर है दोनों के अंदर जो वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट था अगर वो कैंसिल हो जाता है, सो देन टेंजेंट फाई क्या होगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू
0 मीन्स फाई इज इक्वल टू 0। तब हमारा ये जो वोल्टेज है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू वी आर। सो वी कैन से दैट इन दिस केस ये जो सर्किट होगा इट विल बी ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, केवल रेजिस्टिव सर्किट होगा, राइट। इफ सेकेंड केस अगर हम ये मान लेते हैं कि इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो क्या होगा यहाँ पर वी एल इज ग्रेटर देन वी सी मीन्स एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। तो यहाँ पर क्या होगा फाई की वैल्यू फाई विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स अब ये जो सर्किट होगा ये कौन सा कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट। अब किसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, इंडक्टर का, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम इंडक्टिव सर्किट। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, इफ वी एल इज लेस देन वी सी, या यूं कह दें कि एक्स एल इज लेस देन एक्स सी। तब हमारे पास में यहाँ यदि हम बात करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, राइट। तो उस केस में ये जो हमारा नेट वोल्टेज है ये ऊपर आने के बजाय क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तब हम वहाँ क्या बोलेंगे, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। उस केस में यदि फाई नीचे आ गया, देखो आप तो वोल्टेज लीड कर रहे हैं, यदि फाई नीचे आ गया तो क्या होगा, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फाई, राइट। तब ये वाला जो सर्किट है कौन सा कहलाएगा, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। तब इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव डोमिनेटेड। इस केस में कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, यदि फाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंडक्टर डोमिनेट करेगा। तब इसको हमने क्या नाम दिया, इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टिव डोमिनेंस सर्किट। ये कौन सा कहलाएगा, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट LCR सीरीज सर्किट। थैंक्स एंड कीप ऑन।